राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिया राम स्टडी चैनल पर। बात कर रहे हैं बाल राम कथा पुस्तक के तीसरे अध्याय दो वरदान। इसके भाग 4 की बात करने वाले हैं और भाग 3 में हमने देखा था कि किस प्रकार राजा दशरथ अयोध्या के राजा के लिए राम को युवराज पद देते हैं या युवराज घोषित करते हैं और फिर पूरे अयोध्या नगर में खुशियों की लहर और राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो जाती है। उन्हीं तैयारियों को कैकेयी की दासी मंथरा देखती है और मंथरा जाकर के अपनी रानी कैकेयी को सोती हुई रानी को जगाकर कहती है कि उठो रानी, अब ये सोने का वक्त नहीं है कि तुम्हारे पुत्र के लिए और तुम्हारे लिए दुखों का पहाड़ आने वाला है, दुखों का सागर आने वाला है या तुम्हारे रातों की नींद छिन जाने वाली है। अब आपके रातों की नींदों की अंत होने वाला है कि रानी तुम सोए रहोगी और तुम्हारा हक कोई छीन ले जाएगा। अब तुम्हें सोना नहीं है, अब तुम्हें उठ जाना है। रानी कैकेयी को समझ में नहीं आता है कि मंथरा दासी क्या कहना चाहती है। फिर वो कहती है कि हे रानी उठो, ए पागल रानी उठो, सो मत, तुम्हारा हक छीना जा रहा है। तुम्हारे बेटे की बिना मौजूदगी में राजा दशरथ द्वारा ये निर्णय लिया गया कि राम को युवराज पद देकर अवध नगरी का राजा घोषित किया जा रहा है। तुम उठो और अपने हक के लिए लड़ो। तुम्हारे पुत्र के लिए यह अहित हो रहा है और तुम्हारे लिए आने वाले जीवन में यह अहित है। तो रानी कैकेयी खुश होकर कहती है कि मंथरा तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, राम मेरे पुत्र जैसे हैं और राम का राज्याभिषेक हो रहा है, ये उनकी योग्यता है और ज्येष्ठ पुत्र को ही राज मिलता है। अपने गले से हार निकाल कर वो मंथरा दासी को देती है और कहती है ले मेरी तरफ से नेक, तूने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई। तभी मंथरा कहती है कि रानी तुम्हारी बुद्धि फिर गई है। क्या कि रानी तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, तुम्हारी मति मारी गई, तुम्हारी जो सोचने की जो शक्ति है, तुम्हारी जो मति है वो मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है कि हे रानी तुम्हारी मति मारी गई, तुम्हारी सोचने की जो क्षमता है वो क्षमता क्षीण हो गई है कि तुम्हें तो सिर्फ राम और राम का प्रेम दिख रहा है, लेकिन तुम्हारे खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा है, जो मंथरा दासी के मन में जो कुटिल विचार पैदा हो रहा है, उस कुटिल विचार से वो रानी कैकेयी का मन गंदा कर रही है और मन इस प्रकार गंदा करती है कि उसका जो निर्णय निकलने वाला है पूरे के पूरे प्रभु श्री राम के जीवन को बदल देने वाला है। वो अपने मन के कुटिल विचारों को कैकेयी के ऊपर थोप कर कैकेयी के आंतरिक मन को भी बदलने का प्रयास कर रही है। कि किस प्रकार कह रही है कि रानी तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, तुम्हारी मति मारी गई है और सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए ये षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। कल सुबह राम का राज्याभिषेक होने वाला है, कल सुबह राम का राज्याभिषेक होने वाला है और राम का राज्याभिषेक है और भरत को जानबूझकर ननियाल भेज दिया गया कि हे रानी, हे भोली रानी, कि कल राम का राज्याभिषेक है और भरत है नहीं, उनके छोटे भाई जो उनसे ज्येष्ठ हैं, राम से छोटे और भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण से ज्येष्ठ हैं, उनकी मौजूदगी के बिना ये निर्णय लिया गया कि युवराज पद किसे दिया जाए और युवराज पद के लिए कौन योग्य है। रानी कैकेयी तो अपने मन में खुशी का अनुभव कर रही है कि चलो कोई बात नहीं, अपने ही पुत्र को उसकी योग्यता के अनुसार पद मिल रहा है और अपना ही पुत्र राजा बन रहा है। लेकिन मंथरा कैकेयी के बचपन की सखी या दासी थी, बचपन की साथी थी, इसीलिए वो कह रही कि रानी ये तुम्हारे लिए बहुत ही अनुचित व्यवहार है और तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। और बोल रही है कि तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, तुम्हारा पुत्र यहाँ मौजूद नहीं है, उसकी मौजूदगी नहीं है, इसीलिए ये निर्णय लिया गया और राम को राज्याभिषेक किया जा रहा है या राम को युवराज बनाया जा रहा है।
भरत को जानबूझकर ननियाल भेजा गया कि आपके पुत्र भरत को जानबूझकर अयोध्या में नहीं रखा गया, अयोध्या से बाहर भेजा गया, उसके ननियाल भेज दिया गया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। रानी कैकेयी के दिमाग को, रानी कैकेयी के मस्तिष्क को पूरी तरह से नकारात्मक भाव देते हुए मंत्रा कह रही है कि आपके पुत्र को जानबूझ करके ननियाल भेजा गया और कैकेयी का बुलाया तक नहीं, कि जो ये समारोह आयोजित किया जा रहा है युवराज पद के देने का, इस समारोह के अंदर आपके पुत्र को बुलाया तक नहीं। रानी का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने रानी कैकेयी, अब रानी कैकेयी एकदम से बिस्तर से उठी और थोड़ा सा अपना भाव और अपना स्वर उग्र करते हुए कहती है कि उन्होंने मंत्रा को कहा, डांटते हुए कहा कि राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, वे मुझे माँ के समान मानते हैं, तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है। कैकेयी उग्र भाव में उठी और कहती है, हे मंत्रा, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तेरी मति मारी गई क्या? तेरा दिमाग, तेरी मति भ्रष्ट हो गई क्या? मेरे राम मेरे पुत्र है और राम का प्रति मेरा जो स्नेह है वो बहुत ही ज्यादा है या अगाध है, और तुम्हारी क्या मति मारी गई है? वो मुझे माँ के समान मानते हैं, राम मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे इसमें क्या षड्यंत्र दिख रहा है? ऐसा तुझे इसमें क्या षड्यंत्र दिख रहा है जो तुम मुझे कह रही कि तेरे प्रति या तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है? ऐसा तुझे इसमें कहाँ से षड्यंत्र दिख रहा है? मुझे भी बता। राम के बाद भरत ही तो राजा बनेंगे, कि पहले ज्येष्ठ पुत्र को राज मिलता है, उसके पश्चात उनसे जो भाई छोटा भाई होता है उसको मिलता है राज, कि राम पहले राजा बनेंगे उसके बाद भरत बनेंगे। तुझे इसमें कहाँ से षड्यंत्र दिख रहा और तू इतना नकारात्मक क्यों सोच रही है? उसमें षड्यंत्र नहीं है, राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है, कि जो राज होता है, जो राजपाट का कार्य होता है, वो जो पिता का ज्येष्ठ पुत्र होता है और योग्य होता है, कुशल होता है, अनुभवी होता है, उसी को दिया जाता है। मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रानी ने कहा कि तेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा दिमाग खराब करने के लिए इधर आई तू? तेरे को मैं नेक दे रही हूँ, नेक लेके निकल यहाँ से। लेकिन इस फटकार से मंथरा को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अभी मंथरा और कुटिल विचार से रानी कैकेयी का मस्तिष्क परिवर्तन करने की कोशिश करेगी। उसके लिए ये राजा दशरथ का षड्यंत्र था। मंथरा के लिए ये राजा दशरथ का षड्यंत्र था कि अगर भरत यहाँ होता तो भरत इस बात का विरोध करता। उसका ऐसा मानना था, मंथरा का ऐसा मानना था कि अगर युवराज या राजकुमार भरत यहाँ होते तो इस जो निर्णय है, इस निर्णय का विरोध करते या इस निर्णय के विपक्ष में कुछ निर्णय देते या कुछ भी अपने विचार प्रकट करते। लेकिन ऐसा नहीं था। चारों भाइयों के अंदर प्रति अगाध प्रेम था और वे रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई। अब क्या हुआ? अब वो रानी कैकेयी के पास आकर के उसके पलंग पर बैठ गई और बोलती है कि रानी कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, अब उसके फटकार, पहले तो रानी कैकेयी ने मंथरा को फटकारा, लेकिन वो बचपन की सखी थी, बचपन से लेकर के आज दिन तक वो साथ में थी। तो फिर वो आती है पास में और रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ जाती है और उसके चेहरे की तरफ घूरते हुए देखती है। रानी कैकेयी के चेहरे की तरफ मंथरा घूरते हुए देखते हुए उसने कहा कि तुम बहुत भोली हो। कि हाय हाय मेरी भोली रानी, तुम बहुत भोली हो, तुम नादान हो, तुम ना समझो, तुम्हें आसन्न संकट दिखता नहीं है। आसन्न का अर्थ है आने वाला संकट। तुम इतनी नादान हो, इतनी भोली हो कि तुम्हें पता नहीं कि दुख क्या होता है और सुख क्या होता है, प्रसन्नता क्या होती है और दुख क्या होता है। आने वाला संकट तुम्हें दिखाई नहीं देता, दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। कि मंथरा रानी कैकेयी को पूरी तरह से नकारात्मकता की ओर ले जाते हुए कहती है कि रानी तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई, तुम सोच नहीं पा रही हो कि तुम्हें करना क्या है, या तुम्हें
तुम्हें यहाँ पर क्या निर्णय लेना है, राजा दशरथ से क्या बात करनी है। आपके पुत्र यहाँ नहीं है और आपके पुत्र की गैर मौजूदगी में निर्णय लिया गया कि राम को युवराज का पद दिया जा रहा है और राम का राज्याभिषेक किया जा रहा है। कि तुम्हारी जो ये बुद्धि है, जो दुख की घड़ी आने वाली है, दुख का एहसास किए बिना तुम प्रसन्न हो रही हो। तुम्हारी इस बुद्धि है, इस बुद्धि पर तो किसी को भी तरस आ जाएगा। समझो रानी, राजा राम बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। क्या कह रही कि आश्चर्यचकित अचंभे से विस्मय दिखाते हुए कि रानी, अगर राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी और भरत राम के दास हो जाएंगे। क्या कह रही कि अगर राम राजा बने तो तुम्हें कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा और राम राजा बने तो भरत को राम का दास बनना होगा, या राम के भरत दास हो जाएंगे। वे राजा नहीं बनेंगे, राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। कि क्या कह रही है, मंथरा कह रही है कि तुम अपने दिमाग में ये विचार लिए बैठी हो, ये विचार त्याग दो। राम के बाद राजा भरत नहीं बनने वाले हैं, राम के बाद राजा राम का पुत्र ही होगा। अनर्थ का अर्थ समझने की मूर्खता मत करो कि हे भोली रानी, हे मेरी कैकेयी रानी, क्या कर रही हो? इतनी भोली मत बनो, इतनी मूर्ख मत बनो। अनर्थ, तुम्हारे साथ जो अनर्थ होने वाला है उसे अर्थ समझने की मूर्खता मत करो। रानी, राम को राज मिला तो वो भरत को देश निकाला दे देंगे। क्या कह रही रानी कैकेयी को भड़काते हुए मंत्रा कह रही कि अगर राम को राज मिला तो वो भरत को अवध नगरी से हमेशा के लिए निकाल देंगे। जो कौशल राज है उससे देश निकाला दे देंगे, कि अपने देश से निकाल देंगे, कि देश निकाला देने के बाद व्यक्ति उस राज्य की सीमा के आसपास कोसों तक नहीं रह सकता, या उस सीमा से या उस राज से, उस राजपाट से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। भरत को देश निकाला दे देंगे, वे भरत को दंड देंगे कि अगर राम राजा बन गए तो तुम्हें तो कौशल्या की दासी बनना ही होगा, लेकिन भरत को राम दंड देंगे। अगर भरत ने विरोध किया तो इस तिरस्कार में भरत की रक्षा करो, कि ऐसा तिरस्कार भरत सहन नहीं कर पाएंगे। हे रानी, तुम्हारे भरोसे वो ननियाल गए हैं और तुम पीछे, तुम्हारे आंखों के सामने ये सब हो रहा है और तुम देख रही हो। तुम्हें उनके इस तिरस्कार का, तुम्हें उसके भरत के इस अपमान का सामना करना होगा, या उनके इस अपमान के होने से पहले भरत के अपमान का आपको बचाव करना होगा और उनके इस तिरस्कार की रक्षा करनी होगी। रानी, कोई ऐसा उपाय करो कि भरत को राजगद्दी मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। अब मंत्रा पूरी तरह से रानी कैकेयी पर हावी हो गई है और रानी कैकेयी को कहती है कि कुछ ऐसा विचार प्रकट करो कि राम को तो जंगल मिले और भरत को राजगद्दी मिले। अब देखना आगे किस प्रकार रानी कैकेयी का मस्तिष्क परिवर्तन होता है, और इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि अपना जो आज का जो अध्याय है या आज का जो अपना टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे, नमस्कार।